Hello, friends. Welcome to Classes by Vijeta. I'm Vijeta, and our today's topic is International Product Planning. Product planning जब हमने मार्केट चूज कर लिया, मार्केट सिलेक्शन कर लिया होता है पूरे इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोसेस में, उसके बाद हम प्रोडक्ट चूज करते हैं कौन से प्रोडक्ट को लेकर के हम इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करेंगे। तब से इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग वहां से वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। अर्लियर वीडियोस आप चेक कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोसेस के। तो विल स्टार्ट विथ द टॉपिक इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग। उससे पहले व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या चीज होती है? तो एल्डरसन ने प्रोडक्ट का एक डेफिनेशन दिया था जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट फीचर्स एंड accompanying सर्विसेज। बहुत सारे बंडल ऑफ यूटिलिटीज होती है जिसमें कि प्रोडक्ट का फीचर होगा, उसका accompanying सर्विस होगा, उन सबको मिलाकर के हम प्रोडक्ट कहते हैं। एनीथिंग विच इज ऑफर्ड बाय अ मार्केटर टू सेल इज कॉल्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट प्लानिंग क्या चीज होती है? प्रोडक्ट प्लानिंग इज बेसिकली the process of planning, direction, and control of all the stages in the life of product from the time of its creation to the time of its removal from the product line of the country of the company. जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट लाइन में कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड करती हो या फिर उसको रिमूव कर रही होती है, उन दोनों में से वो पूरे प्रोसेस में उसकी प्लानिंग कैसी होगी, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, उसका कंट्रोल कैसा होगा। मतलब डायरेक्शन एंड कंट्रोल का मतलब होता है कि हाउ द इंटायर प्लानिंग प्रोसेस विल वर्क आउट। ये पूरे स्टेजेस को, उस प्रोडक्ट का जो पूरा कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है, उसको कैसे चैनलाइज करना है, ये पूरा प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोडक्ट प्लानिंग। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय मैंशन एंड रथ। तो स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती है प्रोडक्ट प्लानिंग में? तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी होती है प्रोडक्ट इनोवेशन। जैसे कि आपने प्रोडक्ट प्लानिंग के डेफिनेशन में देखा कि हम उसके इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, कोई अपने प्रोडक्ट लाइन में कोई नया प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन की जब कोई बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली किस चीज पर फोकस कर रहे हैं? इनोवेशन के ऊपर। दूसरा ये हो सकता है कि हम प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करें, मतलब हमने एडिशन करा, हम उसको डाइवर्सिफाई करके डिफरेंट वेरिएंट्स कर सकते हैं, उसमें नया एडिशन कर सकते हैं, लाइन स्ट्रेच कर सकते हैं या फिर लाइन फिलिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट लाइन की, प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, या तो फिर हम प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग में प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन भी आता है कि हाउ टू मेंटेन आवर करंट प्रोडक्ट जिसको कि हम ग्लोबली प्रेजेंट कर सके। एंड द लास्ट वन इज प्रोडक्ट एलिमिनेशन। हम अपने प्रोडक्ट लाइन में से किसी प्रोडक्ट को एलिमिनेट कैसे करते हैं, उसको हटाते कैसे, रिमूवल कैसे होता है। तो ये सारी चीजें विल फॉर्म द स्ट्रैटेजीज ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। द ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज स्ट्रैटेजीज कम अंडर प्रोडक्ट प्लानिंग। तो अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होता है। इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग इज बेसिकली मेजर और माइनर एडजस्टमेंट इन द प्रोडक्ट, major or minor adjustment in the product in order to meet the overseas market requirement is called international product planning. ओवरसीज इंटरनेशनल मार्केट जो भी है, ओवरसीज मार्केट जिसको भी हम टारगेट कर रहे हैं, उनके डिमांड्स को मीट करने के लिए हम अपने प्रोडक्ट में जो मेजर या माइनर एडजस्टमेंट करते हैं उसको हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं। तो ये एडजस्टमेंट कैसे हो सकती है? या तो हम वी चेंज द टेक्निकलिटीज ऑफ द प्रोडक्ट, वी चेंज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वी चेंज size, shape, color, raw material to be used, packaging, labeling, product service, branding। इस तरह की कोई भी कंपोनेंट में अगर हम कोई भी चेंजेस लाते हैं, उसमें कोई भी मेजर माइनर एडजस्टमेंट करते हैं, तो उसको हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग कहेंगे। तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग में व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स? गाइडिंग प्रिंसिपल मतलब हम लोग क्यों करते हैं, क्या चीज सोच करके हमें इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग करना चाहिए, क्या क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स हो सकते हैं उसके। तो सबसे पहला गाइडिंग प्रिंसिपल होता है ट्रेड बैरियर। जैसे कि आपने नॉन टैरिफ बैरियर्स पढ़ा होगा कि हम टैरिफ बैरियर के अलावा नॉन टैरिफ बैरियर्स भी गवर्नमेंट लगाती है किसी भी तरह के इंपोर्ट को डिसकंटिन्यू कराने के लिए, डिस्करेज करने के लिए। जो बहुत पॉपुलर नॉन टैरिफ कंस्ट्रेंट्स है उसमें लेबलिंग के ऊपर होता है, पैकेजिंग के ऊपर होता है, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको उस पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से अपने प्रोडक्ट के लेबलिंग में, पैकेजिंग में, उसके में जो इनबिल्ट मटेरियल्स है, इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, उसके ऊपर चेंजेस लाने पड़ते हैं और उसको स्टैंडर्ड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री आपको मीट कराना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू वर्क ऑन दीज नॉन टैरिफ बैरियर्स जिसपे आपको काम करने की जरूरत होगी एज अ इंटरनेशनल मार्केटर। और दीज आर द थिंग्स जो कि आपको ध्यान रखनी है
जब भी आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लान कर रहे हैं। उसके बाद आता है जस्ट बिकॉज सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस एग्जिस्ट बिटवीन कंट्रीज, इंडिया, यूएस, यूरोप, तंजानिया, सबके अलग अलग कल्चर्स है, सबके अलग अलग सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस है, तो सबका प्रोडक्ट का कंजम्पशन का तरीका भी अलग अलग है। किस हो सकता है कि दो कंट्री आपस में मैच भी कर रही हैं, जहाँ पे आपको स्कोप मिलता है स्टैंडर्डाइजेशन का। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं दूसरी कंट्री उसको कंज्यूम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, तो उसके हिसाब से आपको सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस के हिसाब से अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाने पड़ते हैं। प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से भी प्रोडक्ट में चेंजेस लाने पड़ते हैं। रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीज वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलेशन बेसिकली गवर्नमेंट के जो भी लेजिस्लेशन है उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट में जो भी आप चेंजेस लाते हैं उसको हम इंटरनेशनल मार्केटिंग, ओवरसीज मार्केटिंग में कंसिडर करेंगे। उसके बाद आता है मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज यू नो कैन बी डेमोग्राफी, कैन बी साइकोग्राफी, कैन बी सोशियोलॉजी, कैन बी टेक्निकल एनवायरमेंट, ऑल दीज थिंग्स जो आपके प्रोडक्ट को इफेक्ट कर सकती है, ओवरसीज उसके कंजम्पशन को इफेक्ट कर सकती है, वो सब आपको स्कोप देती है इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग में अच्छे से वर्कआउट करने के लिए, सो दैट योर प्रोडक्ट गेट्स एक्सेप्टेड in the country where you are selling your product, where you are exporting or selling your product. तो we'll first look at what is the product planning process या product planning process में क्या क्या components होते हैं। तो जो पूरा इंटायर प्रोडक्ट प्लानिंग प्रोसेस होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं जिसके ऊपर काम होता है। पहला होता है प्रोडक्ट की डिजाइन के ऊपर, प्रोडक्ट डिजाइन, और दूसरा होता है प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। हम या तो प्रोडक्ट की डिजाइन के ऊपर काम करते हैं जो मेजर माइनर एडजस्टमेंट के बारे में आपको कहा, एक्चुअली हम प्रोडक्ट को ही चेंज करते हैं मेजरली और माइनरली, या फिर प्रोडक्ट मिक्स में चेंज लाते हैं। प्रोडक्ट मिक्स बेसिकली क्या होता है कि उसके प्रोडक्ट लाइन में चेंजेस, हम कितने प्रोडक्ट लाइंस को लेके जा रहे हैं, उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी विड्थ क्या होगी, किस तरह का डेप्थ होगा, क्या मिक्स होगा, किस तरह की कंसिस्टेंसी होगी, जो कि आपको एक प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन में लेना पड़ता है जब भी आप इंटरनेशनल, क्या आप अपने सारे प्रोडक्ट लाइन को लेकर के जाएंगे या फिर एक चुनिंदा लाइंस होंगी जिनको लेकर के आप जा सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो व्हाट इज योर प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन? आप एक तो डिजाइन के ऊपर काम करते हैं और दूसरा प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन के ऊपर में काम करते हैं। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में बात करेंगे तो प्रोडक्ट डिजाइन इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज you need to do, either you can go for standardization or second you can go for adaptation. Standardization क्या होता है? Standardization refers to offering a common product ऑन अ वर्ल्ड वाइड बेसिस। पूरे वर्ल्ड वाइड बेसिस पे हम अगर कोई कॉमन प्रोडक्ट होता है जो हर जगह लॉन्च करे एक साथ या सब जगह सेम प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं तो उसको हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन जैसे मान लीजिए एप्पल, तो वो उसके साथ क्या होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन का क्या एडवांटेज होता है या क्यों हम स्टैंडर्डाइजेशन पे जाना चाहेंगे? वहां पे आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, आपको सेविंग्स मिलता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिकॉज आपने जो एक बार जो प्रोडक्ट बना लिया आपको उसी प्रोडक्ट को लेके जाना है, तो आप बहुत ज्यादा उसका अडेप्टेशन नहीं करते, बहुत बार चेंजेस नहीं करने की जरूरत है, यू आर गोइंग विद द सेम प्रोडक्ट, तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा बचता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस प्रोडक्शन द सेम प्रोडक्ट। आपको एक यूनिवर्सल इमेज क्रिएट करने में, मतलब इस कंपनी को बस इसी टाइप के प्रोडक्ट की वजह से जाना जाता है, तो आपका एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो रहेगा वो आपको एक यूनिवर्सल इमेज को क्रिएट करेगा। और साथ में क्या होता है कि वो कन्वर्ज करता है होमोजेनियस कल्चर्स को, होमोजेनियस कल्चर के ऊपर में फोकस करता है, जहाँ पे सारे मार्केट्स को हम अलग अलग हेट्रोजेनियस कंपोनेंट से डिवाइड कर सकते हैं, बट स्टिल देयर इज सम कॉमन थिंग which can be extracted from the market, और उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, and it obviously gives you economies of marketing। आपने जो मार्केटिंग एक्टिविटी अपने होम कंट्री में करी है या फिर किसी और कंट्री में की है उसको आप मतलब उसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं किसी और कंट्री के ऊपर, तो आपको इकोनॉमीज ऑफ मार्केटिंग भी मिलता है वहां पे, बिकॉज मार्केटिंग एक्टिविटी बहुत सारा कॉस्ट इनकम कराती है, एडवर्टाइजिंग आप कर रहे हैं, सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं, बहुत सारा आपको जो चार्जेस देना पड़ेगा एजेंसीज के ऊपर, तो आपने अगर एक बार अपने कुछ अपने प्रोडक्ट को लेकर के डिजाइनिंग करवा ली, अपने एजेंसी से अपने काम करवा लिया, तो वो उस तरह की सेम एक्टिविटी आप रिपीटेशन बेसिस पे करते हैं, तो आप बहुत सारे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन करने के ये सारे फायदे होते हैं, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन आप हर जगह नहीं कर सकते, जैसे क्योंकि आपको पहले ही बताया कि आपके प्रोडक्ट में क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं हर एक कंट्री में, तो आप अपने प्रोडक्ट को उस कंट्री के हिसाब से आपको अडेप्ट करवाना पड़ेगा। तो अडेप्टेशन क्या होता है? कस्टमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ ओवरसीज मार्केट।
इज कॉल्ड अडेप्टेशन। उस ओवरसीज मार्केट के नीड के हिसाब से अगर अपने प्रोडक्ट में आपने चेंजेस करे, कस्टमाइजेशन किया है, तो उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं। अडेप्टेशन का क्या फायदा होता है? सबसे पहला तो फायदा है कि गवर्नमेंट और रेगुलेटरी इन्फ्लुएंसेस अडेप्टेशन करने का रीजन बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट का रेगुलेटरी पॉलिसीज होती है जिसको आपको मीट करना है। तो अगर आप उसको मीट नहीं करते और अपने स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं, तो बहुत बार हो सकता है कि वो कंट्री आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दे। तो उस केस में आप अपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी है उसको आप लेकर के नहीं जा सकते। तो लेकिन अगर आपने उसी प्रोडक्ट को थोड़ा अडेप्ट कर दिया वहां के गवर्नमेंट और रेगुलेटरी पॉलिसीज को के हिसाब से, तो यू कैन हैव अनदर मार्केट टू डेवलप। उसके बाद आपको लोकल कंपटीशन को भी ओवरटेक करने के लिए अपने प्रोडक्ट अडेप्टेशन होनी जरूरी है। उसके बाद क्या होता है कि कंज्यूमर डिफरेंसेस को मीट करने के लिए अडेप्टेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि मैकडॉनल्ड्स बर्गर्स के लिए नोन है, लेकिन इंडिया में उन्होंने जो अपने जो बर्गर है वो जो बेचते हैं उसमें पोर्क या बीफ यूज नहीं करते, जो कि बाकी सारे कंट्रीज में पोर्क एंड बीफ इज देयर मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट। क्योंकि इंडिया में लोग ज्यादातर वेजिटेरियन होते हैं और अगर नॉन वेजिटेरियन में भी बीफ पोर्क या इस तरह का नॉन वेजेस खाना पसंद नहीं करते, ज्यादातर टू मैक्स चिकन और चिकन मीट्स वगैरह ही ज्यादा कंज्यूम करते हैं यहाँ पे लोग। तो एक स्टैंडर्डाइज यहाँ के हिसाब से उन्होंने अडेप्टेशन करी, तो वो मैकडोनल्ड आलू टिक्की, क्योंकि यहाँ के वेजिटेरियन लोगों के नीड को मीट करने के लिए। तो कंज्यूमर बिहेवियर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अडेप्टेशन में। और यूज कंडीशन भी डिफरेंट डिफरेंट होती है हर जगह पे। वो यूज कंडीशन क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हो सकता है, यूसेज पैटर्न की वजह से होता है, डिस्पोजेबिलिटी के हिसाब से होता है। तो अडेप्टेशन इज अ प्रोसेस जब आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करते हैं वहां के लोकल नीड्स को मीट करने के लिए। तो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको डिजाइनिंग के टाइम में ध्यान रखना है। तो वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपको क्या प्रोडक्ट किस आपको स्टैंडर्डाइज करना है या अडेप्ट करना है, यू गो फॉर अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में व्हाट आर द स्टेजेस? सबसे पहले तो आपको आइडिया जनरेट करना है। आइडिया जनरेट बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं, बहुत सारे आइडिया को इवेलुएट करके सेकंड स्टेप यू डू स्क्रीनिंग ऑफ ऑल द आइडियाज एंड गो with one or two ideas. Third step is you do the engineering development of that particular product, और उसके बाद फिर उसकी टेस्ट मार्केटिंग करते हैं, और टेस्ट मार्केटिंग के बाद फाइनली यू गो फॉर द कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये जो पूरा प्रोसेस है ये कंट्री टू कंट्री डिफर करेगा, अगर आप अडेप्टेशन का प्रोसेस यूज कर रहे हैं और अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं। तो वंस यू आर डन विथ ऑल दिस, बस आपको कमर्शियलाइजेशन पे फोकस करना है। स्टेप 4 तक इट विल रिमेन सेम। कमर्शियलाइजेशन में आपकी स्ट्रैटेजीज अलग अलग हो सकती है, अदरवाइज योर प्रोडक्ट रिमेन सेम। बट अगर आप अडेप्टेशन यूज कर रहे हैं तो आपका ये जो पूरा चारों प्रोसेस है आपको हर एक बार अलग अलग तरह से करना पड़ेगा, अलग अलग आइडियाज के साथ जाना पड़ेगा। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो प्रोडक्ट डिजाइन का पोर्शन इज ओवर। आपने प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया, अब उसके बाद आता है कि आप प्रोडक्ट मिक्स क्या रखेंगे अपना। प्रोडक्ट मिक्स मतलब कितनी प्रोडक्ट लाइन्स रखेंगे, क्या उसका डेप्थ होगा, क्या लेंथ होगा, क्या कंसिस्टेंसी होगी, ये सारे डिसीजन। तो ये सारे डिसीजंस को लेने के लिए बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो विल सी दिस डायग्राम। यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो कंपनी के अपने रिसोर्सेज होते हैं, उसका ह्यूमन रिसोर्स, उसका फाइनेंशियल रिसोर्स, उसके प्रोडक्शन रिसोर्स और अदर रिसोर्सेज, जो भी कंपनी के पास रिसोर्सेज हैं ये, और इसके अलावा इंटरनेशनल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट जहां पे इसको जाना है, जिस कंट्री को वो फोकस करे, जो टारगेट कंट्री है, वहां के कंज्यूमर, वहां का कंपटीशन, वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहां का मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का रेगुलेशन और अदर फैक्टर्स, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं कंपनी के इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को। मतलब उनका गोल्स क्या है, उनका टारगेट मार्केट क्या है, मार्केट एंट्री और एक्सपेंशन का स्ट्रैटेजी क्या होगी, सेगमेंटेशन क्या होगा, किस सेगमेंट को फोकस कर रहे हैं, पोजिशनिंग कैसे करेंगे, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये सारी चीजें मिलकर के, प्लस डोमेस्टिक कंट्री में जो उनका प्रोडक्ट मिक्स है, ये सारी चीजें मिलकर के इंटरनेशनल प्रोडक्ट मिक्स बनाती है। उसमें से एक और फैक्टर होता है प्रोडक्ट प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमीज। जस्ट बिकॉज वी आर गोइंग इनटू एन ओवरसीज मार्केट, तो वहां पे कॉस्ट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हाउ विल यू रीच योर प्रोडक्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी
बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब आप प्रोडक्शन का लोकेशन आपका क्या होगा, आप अपने होम कंट्री से बनाएंगे और वहां से एक्सपोर्ट करेंगे, या फिर अपना प्रोडक्शन बेस उस कंट्री में लेके जाएंगे जहां पे आप ओवरसीज अपने प्रोडक्ट को सेल करने वाले हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मार्केटिंग का कॉस्ट कितना आने वाला है, और स्टैंडर्डाइजेशन या अडेप्टेशन का इफेक्ट। ये सारे चीजें मिल करके किसी भी प्रोडक्ट का इंटरनेशनल प्रोडक्ट मिक्स फॉर्म करने में हेल्प करती है। उसका विड्थ फॉर्म करने में, उसका लेंथ फॉर्म करने में, मतलब नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगे, नंबर ऑफ लाइंस में कितने सारे कंपोनेंट होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने होंगे, एंड व्हाट विल बी द कंसिस्टेंसी, मतलब दोनों प्रोडक्ट लाइंस के बीच में कितना डिफरेंस होगा और कितनी सिमिलैरिटी, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज कितनी होंगी, ये डिसाइड करके हम प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन लेते हैं। तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग में देयर आर टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज प्रोडक्ट डिजाइन एंड सेकंड इज प्रोडक्ट मिक्स। तो ये दोनों मिला करके वी मूव टू इंटरनेशनल मार्केट, या फिर हम इंटरनेशनल मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ। तो जब भी हम इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में जानेंगे, या प्रोडक्ट का कैसे आपने दूसरे कंट्री में उसे लॉन्च करा, तो उसके बाद आपके प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कैसा हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। तो दिस इज अ डायग्राम फॉर इंटरनेशनल पीएलसी, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप नॉर्मली जानते हैं, उसमें 4 फेजेस होते हैं। इंट्रोडक्शन, उसके बाद ग्रोथ, उसके बाद मैच्योरिटी, उसके बाद डिक्लाइन, जो कि नॉर्मल डोमेस्टिक मार्केट में नॉर्मल कंडीशंस में, ऑल गुड कंडीशंस में वैसा हो सकता है कि प्रोडक्ट विल स्टार्ट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मार्केट, उसके बाद उसका ग्रोथ होगा, उसके बाद उसकी मैच्योरिटी आएगी, उसके बाद उसका डिक्लाइन होगा, जो कि एक नॉर्मल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है। लेकिन इंटरनेशनली आपका प्रोडक्ट लाइन थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो टर्पस्ट्रा और सारथी ने इसके लिए एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डेमोन्स्ट्रेट करा है अपने एक बुक में। तो इसको यूनिवर्सली हम एक्सेप्ट भी करते हैं। ये डायग्राम अभी फिलहाल आपको समझ नहीं आएगा, हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं, फिर आपको इस डायग्राम पर आते हैं। तो इन्होंने 4 फेजेस में बांटा है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। ये जो ग्राफ लाइन है ये इनिशिएटिंग कंट्री के लिए है। इनिशिएटिंग कंट्री का क्या रोल होता है? इनिशिएटिंग कंट्री का मतलब होता है इनोवेटिव कंट्री, या जिस कंट्री ने ये प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू देम देयर आर 4 फेजेस। फर्स्ट फेज क्या होता है? स्टेज 1 जिसको हम कहेंगे। स्टेज 1 में होता है एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ इज एविडेंट बाय इनोवेटर कंट्री। मतलब यहाँ पे लोकल इनोवेशन के ऊपर फोकस होगा। जो सबसे पहले जो इनोवेशन होगा, इनोवेशन करने वाली जो कंट्री होगी, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट वहीं से स्टार्ट होंगे। तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि जो इनोवेशन स्टार्ट होता है नॉर्मली डेवलप्ड कंट्री से होता है। डेवलप्ड कंट्री जैसे आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडिया में बहुत सारे इनोवेशन, हमारे यहाँ रिसर्च डेवलपमेंट करके बहुत कम ही इनोवेशन है जो हमारे पास है। इवन लाइफबॉय साबुन भी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी लीवर ब्रदर्स ने बनाया, जो कि इंडिया की नहीं है। तो इनोवेशन इनोवेशन जनरली डेवलप कंट्रीज में होती है। वो वहां पे लोकल इनोवेशन करते हैं जस्ट बिकॉज उनके पास बहुत सारा रिसोर्स होता है, बहुत इंटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको पहले अपने लोकल मार्केट में उसको बेचते हैं। उसके बाद मार्केट एक्सपेंशन के लिए या ग्रोथ के लिए वो एक्सपोर्ट का रूट यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज लोकल इनोवेशन एंड एक्सपोर्ट स्टार्ट। सेकेंड स्टेज 2, इसमें क्या होगा? फॉरेन प्रोडक्शन स्टार्ट। फॉरेन प्रोडक्शन स्टार्ट का मतलब क्या होता है? जो इनोवेटिव कंट्री है, जैसे मान लो यूएस है, उसने देखा कि इंडिया में बहुत स्कोप है, इंडिया में हमारे प्रोडक्ट की बहुत हाई डिमांड है, और अगर हमको स्केल चाहिए तो हमको प्रोडक्शन वहीं जाके करनी पड़ेगी। जो प्रोडक्ट है वो काफी मैच्योर हो चुका है, लोग उसको काफी जान चुके हैं। तो प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है वो शिफ्ट हो जाती है इनोवेटिव कंट्री से अदर कंट्रीज में। मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे हमको लोअर इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेंगे, जहाँ पे हमको काम करना आसान होगा, जहाँ पे हमारे लिए रिसोर्सेस थोड़े सस्ते हो जाएंगे, चीप लेबर वगैरह, ये सारी चीजें अगर हमको मिलती है और हमारा मार्केट तो बना बनाया है ही, तो उस केस में हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन को शिफ्ट कर देते हैं। प्रोडक्शन को ऐसी जगह पे शिफ्ट करते हैं जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाए। ये ज्यादातर वो कंट्री होती है जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट पहले से बहुत एक्सेप्टेड है और एक लो डेवलप कंट्री है। ठीक है, और वहां पे हम अपने प्रोडक्शन को शिफ्ट करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? वहां के जो लोकल वर्किंग कंडीशन है उसका हमको फायदा मिल जाता है,
और उसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो घट जाता है। तो हम फॉरेन प्रोडक्शन, जो इनोवेटिव कंट्री है, जो या इम्पोर्ट, जो पहले एक्सपोर्टर थी, अब वो दूसरी कंट्री में जाकर के अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करती है। तो स्टेज 2 होता है। स्टेज 3 में क्या होता है, जो फॉरेन प्रोडक्शन बिकम्स कॉम्पिटिटिव इन एक्सपोर्ट मार्केट। जैसे मान लीजिए इंडिया, हमारे यहाँ यूएस की कोई कंपनी आई, यूएस की कंपनी पहले इंपोर्ट करती थी, इंपोर्ट करने के बाद हम पहले अपने यहाँ से एक्सपोर्ट करती थी, सॉरी, एक्सपोर्ट करती थी, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे लोग उसको बहुत पसंद करने लगे, हमारे यहाँ पे उसकी बहुत हाई डिमांड हो गई। तो यूएस की उस कंपनी ने सोचा कि इंडिया में जाकर के हम अपना प्रोडक्शन सिस्टम खोलते हैं। उन्होंने अपना प्रोडक्शन का बेस यहाँ पे लगाया, हमारे यहाँ के लोग उसमें काम करने लगे, इंडियंस। वहां पे रहते रहते बहुत सारे लोग इंटरप्राइजिंग होते हैं, वो क्या करते, उन्होंने पूरा प्रोडक्शन सिस्टम को समझा, सब कुछ जाना, और उन्होंने लोकली सेम टाइप का प्रोडक्ट बनाना, इंडिया में इंडियंस सेम टाइप का प्रोडक्ट लोकली बनाना स्टार्ट कर दिए वहां पे, खुद खुद से। जो कि अब किसके लिए काम कर रहा है, अब क्या हो रहा है कि वो जो कंपनी जो पहले हमें एक्सपोर्ट करती थी सामान, अब हम उसके लिए एक कॉम्पिटिटर की तरह खड़े हो गए। ठीक है, डोमेस्टिक कंट्री रियलाइजेस द पोटेंशियल ऑफ दिस प्रोडक्ट in their country and start producing the product locally at a lower cost. They also start export to other countries which result in decline of PLC of the innovating country. अब हमने अमेरिका से सीख लिया कि प्रोडक्ट कैसे बनता है, हम उन्होंने हमारे यहाँ के फैक्ट्री लगाई, हमने सब कुछ सीख लिया कैसे बनाना है, कैसे इस प्रोडक्ट को सेल करना है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, सब कुछ बना दिया। अब हमने सेम टू सेम प्रोडक्ट बना लिया, एक उससे कम दाम में बना लिया, और अब हम क्या करते हैं, हम उसको दूसरी कंट्री में सेल करना स्टार्ट करते हैं, हम दूसरी कंट्री में उसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो चीजें होती है। एक तो क्या चीज होती है, जो यूएस, उनका प्रोडक्शन का ग्राफ गिरता है, जो पहले हम उनका जो सेल्स होता है उसका ग्राफ गिर जाता है, क्योंकि हम उनके कंपटीशन में आ जाते हैं। और क्या है, हमने तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई खर्च नहीं किया, हम उसको बहुत कम कॉस्ट में बना लेते हैं उस प्रोडक्ट को, और हम उसको सेल भी मतलब दूसरी कंट्रीज में भी बेच रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, अपर हैंड हो गया। तो उस केस में क्या है, जो इनिशिएटिंग कंट्री थी या यूएस थी, वो उसके पीएलसी में उसके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहाँ चले जाएगी, अब वो नीचे डिक्लाइन की तरफ जाएगी, क्योंकि अब उनका सामान नहीं बिक रहा, लोग हमारे सामान को खरीद रहे हैं, क्योंकि हम उसको सेम टाइप का सामान कम दाम पे दे रहे हैं। तो उस केस में क्या होगी, जो इनिशिएटिंग कंट्री होगी उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नीचे हो जाएगा, वो मैच्योरिटी की तरफ चला जाएगा, या फिर वो डिक्लाइन की तरफ, मैच्योरिटी भी नहीं, डिक्लाइन की तरफ जाएगा। तो डिक्लाइन की तरफ जाएगा, और जो लोकल कंपनी है उसका जो ग्राफ होगा वो स्केल अप करेगा। तो ये हो गया थर्ड स्टेज। और फोर्थ स्टेज में तो ऐसा कंडीशन आता है कि जो इंपोर्टिंग कंट्री हो थी, अब वो एक्सपोर्टिंग कंट्री बन जाती है, और जो एक्सपोर्टिंग कंट्री थी वो इंपोर्टिंग कंट्री बन जाती है। मतलब यूएस जो पहले हमें सामान बेचता था, अब इतना सामान हमने इतना आराम से और इतने सस्ते में बना दिया कि यूएस को लगता है कि अगर हमको यही सामान किसी और को बेचना है तो हमारा बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा आता है, तो जो हमारा कॉम्पिटिटर लोकल मार्केट में उसको बना रहा है हम उसी से खरीद लेते हैं और फिर हम दूसरे को बेच देते हैं। तो इंपोर्ट कंपटीशन बिगिंस। फोर्थ स्टेज में क्या होगा, नाउ एलडीसी, लो डेवलप्ड कंट्री, इंपोर्टिंग country gain economies of scale and become more efficient than innovating country. efficient क्यों बन जाएंगे, क्योंकि हमने खर्च ज्यादा नहीं किया था, हमने लोअर कॉस्ट पे अपने प्रोडक्ट को बनाया, क्योंकि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा नहीं आया, कंपनी की जहां जहां हमने उन सबसे सीख लिया और हमने प्रोडक्ट को ज्यादा इफिशियंट बना लिया, हमने प्रोडक्शन प्रोसेस को ज्यादा इफिशियंट बना लिया। तो अब क्या होता है, इनोवेटर मतलब यूएस हमारे एग्जाम्पल में, वो क्या करता है, इनोवेटर फाइंड्स इंपोर्ट एडवांटेजेस। अब यूएस को लगता है कि अब हमें ये प्रोडक्ट बनाने से कोई फायदा नहीं है, बेटर हम क्या करते हैं कि हम उनसे ही खरीद लेते हैं, और उसको खरीद करके दे स्टार्ट सेलिंग इट, और प्रोडक्ट्स बिकम स्टैंडर्डाइज्ड इन दैट केस। तो ये हो गया टोटल इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब हम वापस आपको उस जगह पे ले जाते हैं जहां आपको ये ग्राफ अब समझ में आएगा। इनिशियली देखिए, ये जो इनिशिएटिंग कंट्री होती है स्टेज 1 में क्या करती है, अपना इनोवेशन स्टार्ट करती है और प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट करती है, अपने मार्केट को ग्रोथ करती है, कैसे, अपना प्रोडक्शन बेस लोकली जहां जिस ओवरसीज मार्केट में अपने प्रोडक्शन बेस को शिफ्ट करती है। और जो प्रोडक्शन बेस वाली जहां पे वो होती है, जो कंट्रीज होती है अभी क्या कर रही होती है, वो सब यहाँ से सामान खरीद रही होती है, वो क्या है, इम्पोर्टर है, उनका ग्रोथ क्या है, एकदम नीचे है, तो वो क्या है, इम्पोर्ट कर रही होती है। लेकिन जैसे ये कंट्री स्टेज 2 को क्रॉस करती है, ये नीचे अब देखिए, जो एडवांस कंट्रीज रहेंगी वो क्या करेंगी, इसके प्रोडक्ट को कॉपी करेंगी और वो खुद अपना प्रोडक्शन बेस स्टार्ट कर देती है, वो खुद
वहां से ये ग्रोथ स्टार्ट करेंगी, अपने प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट करेंगे। वहीं अमेरिका जैसी कंपनियां जो कि पहले इनिशिएटिंग इनोवेटर्स थी, अब उनका ग्रोथ क्या होगा, वो डिक्लाइन में चला जाएगा धीरे धीरे। अब जो पहले यहाँ पे एक्सपोर्ट करती थी, अब वो कहाँ चली गई, इंपोर्ट में। फोर्थ स्टेज आते के साथ वो इंपोर्ट स्टेज पे चली जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आप यहाँ पे देखिए कि आप ये जो पूरा पैटर्न होगा, ये पैटर्न कैसा होगा, इनोवेटिव कंट्री अपने इनोवेटिंग कंट्री जो होगी वो प्रोडक्शन अगर करेंगी तो अदर डेवलप कंट्री अर्ली एक्सपोर्ट्स में जाएंगी, अगर लेस डेवलप कंट्री लेट इंपोर्ट करेंगी। अगर ये एक्सपोर्ट्स में जाएंगी तो यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे भी प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, ये इंपोर्ट में चली जाएंगी तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिक्लाइनिंग टू स्मॉल वॉल्यूम, और यहाँ पे एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, स्मॉल वॉल्यूम राइज टू large volumes. This is all about international product planning. Thank you very much. You can, for any query or any comment, you can write to me on my mail ID vijayata.rwc, or comment in the comment box. Thank you very much.